हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है आपका? लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो लोकसभा का जो प्रोटेम अध्यक्ष होता है उसको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो उसको किया जाता है आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है? लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 2। तो कितने सदस्य किए जाते हैं? 2, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत, यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 70 के तहत में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में कौन अध्यक्ष होगा? तो इसके लिए आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में आपके राष्ट्रपति होंगे। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका? निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है? तो कौन सा विधानमंडल है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार, यानी बिहार की जो विधानमंडल है वो कैसी है? द्विसदनीय है। चलिए क्वेश्चन अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है? भारत संघ कौन से देश के संघ के सदृश है? यानी कि भारत का संघ जो है वो कौन से देश के संघ के सदृश है? तो इसका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, कनाडा। कौन सा हो जाएगा? कनाडा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? 8। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो आधिकारिक भाषा कौन सी है? सी, यानी कि अंग्रेजी, यानी कि आधिकारिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? भारत का निर्वाचन आयोग है। तो भारत का निर्वाचन आयोग कैसा है? संवैधानिक संस्था। कैसी है? संवैधानिक संस्था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार आपका 2005 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है? तो पहला ऑप्शन विधान परिषद के उपकार में वृद्धि, केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका सही है, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं। चलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है? 93वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? 93 आपका किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका पंचायती राज संस्था से, मौलिक कर्तव्यों से, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से, शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी के आरक्षण से। तो चलिए बताइए, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 93वां
संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से। ये आपका उत्तराखंड में आरओ में आ चुका है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्त किया गया था? तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। किसके द्वारा? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपका? 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने क्या किया गया था? चलिए ऑप्शन है आपके, ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया, विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया, विधि निर्माण का केंद्रीकरण किया। तो इसका आपका ऑप्शन सही ए सही हो जाएगा। ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने का अधिकार पर बल दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। यानी कि इनमें से आपको वो बनाना है जिस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। चलिए तो कौन कौन से हैं आपका? मध्य प्रांत, उड़ीसा, बंगाल और पंजाब। चलिए तो इनमें से किस किस में बना था? यानी कि नंबर 3 बंगाल और पंजाब, इन दोनों में बना था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यानी बंगाल और पंजाब में नहीं बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आपका? निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सके? तो चलिए ऑप्शन आपके हो गए 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, बी ऑप्शन है 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 18, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ऑप्शन आपके हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहले बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो किसने दिए थे? ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1813। सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 21, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चलिए तो ऑप्शन है आपके चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833। तो ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 22, निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम ने प्रांतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित किया? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1833 का अधिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज ने प्रांतीय प्रशासन को अपने हाथों में लिया? तो ऑप्शन
सी आपका सही हो जाएगा 1858 के अधिनियम के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महारानी की घोषणा 1858, यानी महारानी की घोषणा पत्र जो है वो आपका 1858 भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है आपका, भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली थी। ये आपकी किसने डाली थी? बी, यानी कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 26 क्वेश्चन क्या कहता है आपका, निम्नांकित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई थी? तो ये आपकी हुई थी ऑप्शन सी, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्ले मिंटे सुधारों में स्वीकार की गई? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, परिषदों के आकार का विस्तार। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? चलिए ऑप्शन ए है आपका, कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। चलिए इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 निर्वाचन का सिद्धांत, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 उत्तरदायी शासन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रांतीय स्वायत्तता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 राज्यों में। ऑप्शन ए है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का निर्वाचन आयोग, ये हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, यानी कि निर्वाचन का सिद्धांत, यानी कि 1892 वाला जो इंडियन काउंसिल एक्ट है वो निर्वाचन का सिद्धांत है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है आपका, 29 भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था? तो नंबर ए है आपका, न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, बी ऑप्शन है आपका, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, सी ऑप्शन है आपका, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियां। चलिए ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है आपका, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्राविधान किया था? तो ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी आपका भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? तो ये था आपका ऑप्शन बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर। किस पर आधारित था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो ये कौन सा लाया था? ऑप्शन सी आपका 1919 एक्ट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में बार बार पूछा गया है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो 1919 वाला एक्ट। चलिए तो अगला चलते हैं हम 1919 के एक्ट के अंतर्गत द्वैध शासन से संबंधित निम्न वक्तव्यों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा है? प्रांतों में परिषदों के सदस्य प्रांतीय विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी थे। बी ऑप्शन उत्तरदायी शासन की ओर यह प्रथम चरण था। सी ऑप्शन आपका प्रांतीय राज्यपाल नाम मात्र का अध्यक्ष रह गया था। चलिए ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, उत्तरदायी शासन की ओर यह प्रथम चरण था। चलिए
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के अधीन गठित की गई थी। तो ये आपकी की गई थी ऑप्शन ए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। किस एक्ट के तहत? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को, तो प्रांतीय विषयों का केंद्रीय विषयों से पृथक करने के लिए जिस अधिनियम में पहली बार संवैधानिक नियम बनाए गए थे वह क्या था। तो चलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 36, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सही सुमेलित कीजिए, तो इसका ऑप्शन आपका सी है, यानी कि 1 और 3। अब ये 1 और 3 में कौन कौन सी हैं, चलिए ऊपर देख लेते हैं हम। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति पर हस्तांतरण निम्नलिखित कूटों के आधार पर। चलिए इनके आधार पर, तो तीसरा और चौथा पहला और तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई द्वैत शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक ने परिवर्तन के लिए संस्तुति की थी। तो किसने की थी आपकी, ये था साइमन कमीशन। किसने की थी? साइमन कमीशन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा द्वैत शासन की व्यवस्था। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 39, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रकाशन कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1918 में। ऑप्शन डी सही है। भारत में द्वैसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? 1919 के द्वारा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। सी है आपका, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकारों को शामिल किया था। चलिए ये चौथा है आपका, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। चलिए 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक वैशिष्ट युक्त नहीं है। तो कौन सा है आपका? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केंद्र में साथ राज्यों में द्वैत शासन। केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी द्वैत शासन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ था। तो ये हुआ था आपका नेहरू रिपोर्ट से। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये आपकी की गई थी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी ये 1861 के द्वारा भी नहीं, 1909 के द्वारा भी नहीं, 1919 के द्वारा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय कार्यकारिणी प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव का निम्नलिखित में से कौन से लक्षण हैं। तो ये आपके ऑप्शन ए, प्रांत का कार्यकारी प्राधिकार गवर्नर में निहित था। गवर्नर को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद थी। गवर्नर को प्रांतीय विधानमंडल के आत्मविश्वास
में से आपको कोई भी एक चूज करना है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं, 47। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो ये आपका किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय के विषय में जो कथन सत्य है वह कौन सा है। तो ये आपका बी सही है, प्रिवी काउंसिल में भारत अपील की जा सकती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था आरंभ की गई थी। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी। तो ये आपकी की थी भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 51, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्ताव किया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। तो ये कौन सी प्रणाली थी। ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर है 53, लक्षण जो 1935 के अधिनियम का तो है किंतु 1919 के अधिनियम का नहीं है, वह कौन सा है। यह है आपका ऑप्शन सी, अखिल भारतीय संघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये किया गया था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 55, समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी। तो ये आपकी की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका सही है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो कब हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है। तो ये आपका ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के वर्तमान संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायनी शक्तियों का विभाजन कुछ निम्नलिखित मामलों में वही है जो कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और प्रांतों के बीच था। तो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि तीनों विषय सूचियों से संबंधित किसी मामले में कोई अतिव्याप्ति हो तो दोनों में केंद्रीय विधायिका को अधिमान्यता प्रदान की जाएगी। नंबर 2, यदि समवर्ती क्षेत्र में कोई प्रतिकूलता हो तो दोनों में से केंद्रीय विधि प्रांतीय विधि अथवा राज्य विधि से ऊपर मानी जाएगी। नंबर 3, दोनों में अवशिष्ट शक्तियां केंद्रीय विधायिका में निहित थी। तो इनमें से कौन कौन से सही हैं, ये आपके हैं पहला और दूसरा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान ये है, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि ये भी है, एक संघ की योजना पर विचार ये है, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना ये है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, देश के लिए लिखित संविधान। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये किया गया था आपका किसके तहत। ऑप्शन ए है 1935 का अधिनियम,